तहत आज हमारा विषय बड़ा दिलचस्प है। हमारा विषय उत्तर प्रदेश, भाजपा की उलझन क्या है। 10 साल में कितना कुछ बदल गया। पिछले 10 साल से जब भी हम राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते थे तो चर्चा इस संदर्भ में करते थे कि ये जो विपक्षी दल हैं इनकी उलझन क्या है, क्यों ये भाजपा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसा नरेंद्र मोदी अमित शाह की रणनीति में रहता है जिसके आगे विपक्षी के नेता टिक नहीं पाते हैं। 2014 में देश के स्तर पर जीत और उसके बाद में जहां से दिल्ली का रास्ता पहुंचता यानी लखनऊ, तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत ने समूची विपक्षी रणनीति को सवालों के घेरे में लाकर रख दिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के आए हुए परिणाम ने परिस्थितियों को पलट दिया है। अब परिस्थितियां भाजपा के प्रतिकूल दिखाई देती हैं। जिस उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी 70 और 60 सीटें जीतकर आया करती थी, वहां भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटें जीत पाने में कामयाब रही। नतीजा यह रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में स्पष्ट बहुमत के साथ देश में सरकार बनाने में कामयाब रहती थी, वह उत्तर प्रदेश की इस पराजय के चलते 241 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति से उबरने की कोशिश पूरे देश में कर रही है। इसके लिए एक नया प्रयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर कार्य समितियों का आयोजन का सिलसिला चल रहा है। कार्य समिति में अमूमन 100, 150, 200, 250, 300 सदस्य शामिल हुआ करते थे और उनके माध्यम से पार्टी अपनी रीति नीति पर मंथन करती थी। पर अभी जो कार्य समिति हर राज्य में हो रही है, उसमें 2000, 3000, 5000 कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। मंडल स्तर के पदाधिकारी भी इस कार्य समिति का हिस्सा बनकर मौजूद हैं। इनके माध्यम से कार्यकर्ताओं को एहसास कराया जा रहा था कि पार्टी के लिए आप आज भी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में रविवार को उत्तर प्रदेश में भी कार्य समिति की बैठक हुई, पर कार्य समिति की यह बैठक ही जी का जंजाल हो गई। कार्य समिति में आने वाले समय में बेहतरी के लिए तो बात कम हुई, पार्टी की यह हालत क्यों हुई, इसको लेकर एक विवाद का विषय बन गया। एक कद्दावर नेता है उत्तर प्रदेश की सियासत में, नाम है उनका केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री की हैसियत में है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में कामयाब रही थी, उस समय पर प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे केशव प्रसाद मौर्य। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि पार्टी उनको मुख्यमंत्री भी बनाएगी, पर स्पष्ट जनादेश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का पद योगी आदित्यनाथ की झोली में डाल दिया। केशव प्रसाद मौर्य तब से तड़प रहे हैं, परेशान रह रहे हैं और अपने परेशानी को मौका मिलने पर व्यक्त भी कर देते हैं। कार्य समिति में उन्हें मौका मिला। कार्य समिति में उन्होंने कहा कि संगठन सबसे बड़ा है, सत्ता से भी बड़ा है, और जो कार्यकर्ताओं का दर्द है वो मेरा दर्द है। अब यूं तो केशव प्रसाद मौर्य ने कोई बड़ी बात नहीं की। भाजपा का छोड़िए, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता कब ये कह सकता है कि संगठन से महत्वपूर्ण सत्ता है, भले ही उसकी निगाह में यथार्थ में सत्ता ही महत्वपूर्ण। पर केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को भाजपा के नेतृत्व को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है और केशव प्रसाद मौर्य के बाद बयानों की झड़ी लगी हुई है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली तक पहुंच चुके हैं, बदलाव की खबरें बहुत हैं, अलग अलग किस्म के बयान हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब भाषण दिया तो केशव प्रसाद मौर्य की बात को काउंटर किया। उन्होंने कहा अगर चुनाव हारे तो अति आत्मविश्वास के कारण हारे, पर अति आत्मविश्वास किसका, नेता का या आम कार्यकर्ता का। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भाजपा में वो सब कुछ हो रहा है जो हम अभी पिछले 10 साल से विपक्षी पार्टियों के भीतर देखने के आदी थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ हैं। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय तिवारी जी भी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ब्रजेश सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे थे, पर हो सकता है विषय की जटिलता के तहत शायद वो अभी समझ रहे हो कि उन्हें जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे। एक बार सुनिए ये 3 बयान बारी बारी से। से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में
पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है, जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। तो कुल मिलाकर अपने अपने तरीके से नसीहत दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि अति आत्मविश्वास के कारण हार गए, उसका खामियाजा उठाना पड़ा, बाकी कोई बात थोड़ी थी। तो डॉक्टर पूजा त्रिपाठी मेरे साथ में है। क्या देख रही है पूजा त्रिपाठी जी? आपकी मेहनत के कारण, अखिलेश यादव की मेहनत के कारण आप लोग लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर पाए, या आपका बेहतर प्रदर्शन इसलिए कि भाजपा आपस में लड़ मरी थी? पहले तो हमें यह समझना है, हम समझ नहीं पा रहे आपकी मेहनत के कारण यह परिणाम था या भाजपा आपस में लड़ रही थी इसलिए आपके हिस्से में जीत आ गई? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। हिमांशु जी, हमारी नहीं, मोदी जी की 18 घंटे मेहनत के कारण हमें ये परिणाम मिले हैं। 18 घंटे मेहनत में जो उन्होंने देश को बेरोजगारी और महंगाई के दंश में झेल दिया। पूरा इलेक्शन हो रहा था कि केंद्र में मोदी और स्टेट में योगी, बुलडोजर बाबा के नाम से कैंपेन किया जाता था, और जिस तरीके से मोदी जी बहुत मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए और उत्तर प्रदेश में योगी जी का परफॉर्मेंस हम देख ही रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास कुछ पंक्तियां हैं कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। मैं इनके कत्ल पर चुप था, अब मेरा नंबर आया है, मेरे कत्ल पर आप चुप रहेंगे, अगला नंबर आपका है। जिस तरीके से भाजपा में जो आप लाइन ऑफ स्टेटमेंट देखिए, संजय निषाद कहते हैं कि बुलडोजर चलाकर अगर आप लोगों का घर तोड़ेंगे तो इलेक्शन कैसे जीतेंगे। राजभर मोदी और योगी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मोती सिंह जो अपने 42 साल के राजनीतिक करियर में एक बड़े सीनियर नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जो मैं योगी शासन में देख रहा हूँ। रमेश मिश्रा विधायक जौनपुर कह रहे हैं कि यूपी में बड़े बदलाव करने होंगे, नहीं तो 2027 का इलेक्शन मुश्किल दिख रहा है। और मौर्य कह रहे हैं संगठन सरकार से बड़ा है। प्रयागराज विधायक कहते हैं कि पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है। तो विपक्ष तो अपनी मेहनत कर रहा है, जनता के मुद्दों को कर रहा है। तो आज जनशक्ति ने जनता के मुद्दों को, बुलडोजर बाबा के बुलडोजर को पटरी से उतार दिया है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने निर्णय वापस लिए हैं, चाहे वो अटेंडेंस का नियम हो, चाहे वो पंत नगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी को गिराने का नियम हो, ये उपचुनाव की हार की डर है, जहाँ पे सिर्फ 11 सीटों पर लड़ी थी और 2 सीटों को जीत कर आई है। और भाजपा में, यूपी में भाजपा का हाल तो सबके सामने है ही। तो जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे मोदी के नाम पे, तो मोदी जी को क्यों नहीं विश्वास? आप पूरी बंदूक योगी जी पर क्यों चलाई जा रही है? मौर्य जी दिल्ली पहुंच गए, अमित शाह से मिल रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी भूपेश जी से मिल रहे हैं। मेरा कहना है कि दोनों को जिम्मेदार ठहराइए। जब आपका पूरा का पूरा कैंपेन था कि हम लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पर बुलडोजर पे इसी तरीके से वार करेंगे, और बड़ा पोस्टर बॉय थे योगी जी वो बुलडोजर जस्टिस के नाम पे। तो वही है ना, जब आपका बाजू के कॉलोनी में बुलडोजर चल रहा था तो आप ताली बजा रहे थे, आप एक अश्लील हंसी हंस रहे थे। जब वो बुलडोजर आपके घर तक आया तब आप कहने लगे कि मैं तो भाजपा का वोटर हूं, मैं तो योगी जी को वोट देता हूं। तो इस तरीके के नहीं, शासन से जब तक आपके सर्वाइवल पर बात नहीं आती तब तक आपको लग रहा था कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए था, और मोदी जी, योगी जी हमारे पोस्टर बॉय थे। और ये भाजपा का सिर्फ फुटबॉल है, इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विपक्ष अपनी लड़ाई, जनता के मुद्दों की लड़ाई को पूरी कामयाबी से, पूरी सशक्त तरीके से लड़ रहा है। लेकिन ये पूरा जो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है ये भाजपा का है। और देखिए आगे आगे क्या होता है, वो किस तरीके से। पूजा जी, तो थोड़ा ज्ञान दीजिए ना। आपने कहा बमुश्किल मोदी जी जीत पाए, 1.5 लाख वोटों से जीते हैं मोदी जी। अतीत में राहुल गांधी अमेठी से 2014 में कितने अंतर से जीते थे, ये जानने में। आपने हार के संदर्भ में कहा, ठीक है 80 में से 33 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में। देश में 241 सीटें आई हैं, पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में 545 सदस्य लोकसभा में कुल अदद 99 सीटें कांग्रेस की आई हैं। जितना शर्मसार आप करने की कोशिश कर रही है सम्माननीय नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को, उतना ही शर्मसार आप अपने नेताओं के और उनके नेतृत्व को लेकर हैं कि नहीं है। ये राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी को कितना बर्बाद कर रहे हैं। ये प्रियंका जी, नाम है ना प्रियंका गांधी, वो कब से प्रभारी हैं। 0 सीट, 1 सीट ऐसी विधानसभा चुनाव में आती है। तो थोड़ा मुद्दे पर आते हैं। जानना आपसे ये चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ को ऐसे तो आप हिला ना पाए, क्या आपको लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव का परिणाम
आपको योगी आदित्यनाथ से मुक्ति दिला देगा। मोदी जी की तो छोड़िए, पर क्या योगी आदित्यनाथ से मुक्ति की कोई उम्मीद आपको दिख रही है? जो भाजपा से बयानबाजी की आग आप तक पहुंच रही है, इसमें थोड़ा रोशनी दीजिए। कितनी उम्मीद जागी है आपकी? देखिए, बयानबाजी हम कर नहीं रहे हैं। जहां तक 1.5 लाख के सवाल है, ये तो बहुत प्रचार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 7 लाख के मार्जिन से जीतेंगे। अब की बार 5 लाख पार होगा, 400 पार होगा, ये सिमट कर रह गए हैं। सिंपल मेजॉरिटी से भी नीचे है। और मोदी जी किस तरीके से अपनी सीट बचाए हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है कि योगी जी को हम हटा रहे, योगी जी को उनका पूरा का पूरा कुंभा हटाने की तैयारी कर रहा है। कोई कह रहा है संगठन बड़ा है, कोई बुलडोजर शासन को कह रहा है, कोई कह रहा है इतना अकूत भ्रष्टाचार ने का। इसमें एक भी भ्रष्टाचार, एक भी विपक्ष का नेता का कोई हाथ नहीं है इसमें। इनका इंटरनल है। इन्होंने जोड़ तोड़ से हर जगह सरकारें गिलाई हैं, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं की है। तो आज ये दिन इन्हें देखना पड़ रहा है। इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, इस बात से मैं बिल्कुल वो करती हूँ। मुझे जाना है अभिषेक वाजपेयी जी के साथ, लेकिन मुझे आपसे पूछना है पूजा जी, वाकई आप कहीं अतिशयोक्ति पे तो नहीं पहुंच रहे? इन्होंने भ्रष्टाचार ऐसा किया है, इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सलूक ऐसा किया, इन्होंने बुलडोजर ऐसा चलाया है, पर अतीत के परिणामों पर दृष्टि तो डालिए। 2-2.5 साल पहले ही विधानसभा चुनाव हुए थे, एक तरफा जीती है भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और इस लोकसभा में भी 33 सीटें आई हैं। और जिस कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करती है उसकी लोकसभा में क्या स्थिति रहती है, इस पर भी दृष्टि डालिए। ऐसा तो नहीं कि अपन अति उत्साह के शिकार हो रहे, वैसे ही जैसे केशव प्रसाद मौर्य भी अति उत्साह के शिकार हो रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का उत्साह उन तक रहने दीजिए। कांग्रेस का उत्साह है क्योंकि उसने अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है। हमें 400 पार का नारा देके 99 पर नहीं सिमट गए। और जहां तक यूपी में नंबर 1 की बात है, तो हिरासत में हो रही मौतों में यूपी नंबर 1 है, अकूत भ्रष्टाचार में। अयोध्या में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आप देख चुके हैं कि 2006 रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के, राम मंदिर के निर्णय के बाद आई। उसमें अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम थे, यूपी एसटीएफ के थे, आम लोग नहीं थे वहां पे। आम 16,000 लोगों के घर गिराए गए थे। और फैजाबाद की लोकसभा सीट इस बात का परिणाम है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है बुलडोजर बाबा के शासन में, सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं है। मेरे साथ में राघवेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। मुझे बड़ी जरूरत थी उनकी। भारतीय जनता पार्टी के सुधीर प्रवक्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को निशाने पर लिए रहती है, ठक ठक ठक, वो भाजपा निशाने पर है। और लोकसभा चुनाव के परिणाम के कारण कम, वो प्रदेश में जो एक बड़ी कार्य समिति हुई उसकी बयानबाजी को लेकर ज्यादा उत्साहित है। थोड़ा राघवेंद्र जी बताएंगे, लोकसभा चुनाव के परिणामों से मन न भरा क्या राघवेंद्र जी? जो आपकी पार्टी के नेता आने वाले उपचुनाव में भी पार्टी का बेड़ा गर्क कराने के लिए इतने प्रयत्नशील हैं। पूरे देश में समय सुर्खियों में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार, उत्तर प्रदेश का भाजपा संगठन, क्या हो गया भाजपा को? थोड़ा रोशनी दीजिए ना, कहां दिक्कत आ रही है? भारतीय पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश का संगठन हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारा केंद्र का संगठन हो या जिलों के संगठन, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से चल रही है। और जो हमारे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ किसी के ऊपर कोई हावी नहीं है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, उनमें क्या इस प्रकार की स्वतंत्रता है? मुझे याद है आपके समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़े नेता ने टिप्पणी की थी, उनको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी हुई है। हिमांशु जी, लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है। केंद्र में तीसरी बार सरकार जो बनी है, लंबे समय के बाद है। मुझे याद है पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उसको बाद से लेकर आज तक कोई तीसरी बार नहीं हुआ है रिपीट। उत्तर प्रदेश में यही लगभग 40 साल के बाद हालत है। तो हमारे संगठन और सरकार के ऊपर उंगली उठाने वाले जरा अपनी दशा देख लीजिए। अरे राघवेंद्र जी, थोड़ा रुकिए ना। पूजा त्रिपाठी ये थोड़ी उंगली उठा रही हैं। वो अभिषेक वाजपेयी जी तो अभी तक बोले भी नहीं है, मैंने उन्हें मौका तक नहीं दिया। ये जितनी भी बात हो रही है ना, वो आपकी पार्टी के नेता या आपके सहयोगी बोल रहे हैं। और वो योगी आदित्यनाथ आपके बीच में तो बोले, अति आत्मविश्वास के कारण हार गए। वो माननीय केशव मौर्य जी बोले, ये कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, मेरा दर्द कार्यकर्ताओं का दर्द है, और उस दर्द में आप शामिल है कि नहीं शामिल है ये बताइए। तो कुल मिलाकर जितने भी बयान हैं वो आपके सहयोगी संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं। वो संजय निषाद बता रहे थे, वो बुलडोजर चला के घर तोड़ते हो, उसके बाद वोट चाहते हो, कैसे मिल जाएगा?
राघवी जी बताएं, कहां बात बिगड़ रही है? निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में हमने उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा जीतने का लक्ष्य रखा था। हमको उतना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में अपनी पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनी हुई है। हाँ, उत्तर प्रदेश में हमारी सहभागिता नहीं रही। मैं पूछना चाहता हूँ कि एनडीए गठबंधन के लोगों में 13 या 14 राज्यों में इनका बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है। मध्य प्रदेश में इनको कितनी सीटें मिली हैं, अरुणाचल में कितनी सीटें मिली हैं, त्रिपुरा में कितनी सीटें मिली हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में कितनी भी सीटें मिली हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें मिली है, दिल्ली में। अरे मान्यवर, आपका तो आधे राष्ट्र में सुपड़ा साफ हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कुछ कम सीटें मिली है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी चिंतन कर रही है। हम लोग विचार कर रहे हैं, हम लोग जो हमारी कमियां रह गई उसको दूर करेंगे। लेकिन तीसरी बार ये हमारी केंद्र में सरकार बनी हुई है, ये क्या कम उपलब्धि है क्या? निश्चित रूप से आप लोग खुशी मनाइए। 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप लोगों का जिस तरीके से संगठन चला था, मुझे याद है मध्य प्रदेश का चुनाव हिमाचल जी जब हिमांशु जी जब हो रहा था, तब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए क्या टिप्पणी की थी? मरा हुआ सांप, चालू पार्टी। उसके बाद कौन सी बैठक में 17 सीटें तय हो गई थी? कांग्रेस को जो 17 सीटें दी गई थी, मुझे तो नहीं पता है। अरे राघवी जी, बड़ी दिक्कत आपके साथ। एक तो मैंने सवाल किया था गणित का, आप मुझे भूगोल पढ़ाने लगे। मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की, आप मुझे पूरा देश घुमाने लगे। आपको अखिलेश यादव का बयान याद है मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या कहा था? मुझे याद है चंद्रबाबू नायडू के संदर्भ में माननीय मोदी जी ने क्या कहा था। अब क्या याद कराऊं उसको संदर्भ में? अभी अपन मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ की कार्यसमिति के बाद भी दिल्ली में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेन्द्र चौधरी जी भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। सब जगह बदलाव की खबर चल रही है, संगठन में या सत्ता में। राघवी जी थोड़ा रोशनी देंगे। अगर सब कुछ बढ़िया है तो माने योगी जी और भूपेन्द्र जी बने रहेंगे, केशव जी जबरदस्ती सीना बहा रहे हैं, या केशव जी के दिन आने वाले हैं? हिमांशु जी, मुझे याद है, मेरी उम्र 55 वर्ष की है। मुझे वो समय याद है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह बने थे जी। कल्याण सिंह खेतों में हल जोत रहे थे, तब वहां सूचना मिली थी। सीधे खेत से आकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बागडोर संभाला था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें जानकारी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रधान राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ संगठन और सरकार में फेरबदल होते रहते हैं, ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, जिला अध्यक्ष हो, उनमें हम लोग इस प्रकार के अमूलचूल परिवर्तन करते रहते हैं। कभी संगठन से लोग सरकार में जाते हैं, कभी सरकार से लोग संगठन में आते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया। राघवी जी हमें बता रहे थे कि कल्याण सिंह जी खेत जोत रहे थे। हमें याद है राम नरेश यादव जी भी मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उस समय सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे थे। लेकिन राघवेंद्र सिंह जी की ये दलील बता रही है उत्तर प्रदेश में कुछ हो सकता है। तो अभिषेक वाजपेयी जी आपके पास आ रहा हूं। राघवेंद्र जी ने बताया कुछ भी हो सकता है। यहां तो खेत जाता जोतते जोतते आदमी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, सब्जी खरीदता हुआ आदमी मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, ये हमने बता दिया। अब आपने जैसा माहौल बना दिया है, दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? भाजपा कुछ फेरबदल कर सकती है, भाजपा ने फेरबदल कर दिया तो फिर आपका क्या होगा? क्या कहते हैं? धन्यवाद हिमांशु जी, क्योंकि मैं बड़ी शालीनता में तो सभी का वक्तव्य सुन रहा था, और जब हमारे बड़े भाई राजनीति जुड़े, उन्होंने ऐसे दम फोड़े जैसे लगता कि सारा ठीकरा समाजवादी पार्टी को ही छोड़ेंगे। अभी जब वो कल्याण सिंह जी की बात कर रहे थे, तो मुझे याद है कि जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके बाद हिमांशु भाई आपको याद होगा कि कितने सारे ग्रुप निकल करके चले आए थे उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व तक में। कितने सारे ग्रुप निकल करके चले आए थे। कल्याण सिंह जी बहुत ज्यादा दिन टिक ना पाए, और वो हुआ भी, ये हम सब लोगों ने देखा। उसके बाद अभी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बात हुई थी, उस चर्चा में मैंने देखा, क्योंकि आपने पूजा जी से एक प्रश्न किया था, तो उस प्रश्न के का जो जवाब था, तो उसमें थोड़ा सा इतना कहूंगा कि ये जो जीत थी हमारी लोकसभा में, ये संपूर्ण कार्यकर्ताओं की जीत थी। जनता जनार्दन ने जो चुनाव लड़ा, और उन मुद्दों की जीत थी जनता, क्योंकि इंडिया गठबंधन मुद्दों से इतर कहीं नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी जरूर कई बार सिकुफर छोड़ती रही कि अलग मुद्दों से अलग भटके, लेकिन मुद्दों की जीत थी जिन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। और जो प्रश्न जो आज मुद्दा है, जो चुनाव के रिगार्डिंग जो मुद्दा है, केशव प्रसाद का जो मुद्दा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी के रिगार्डिंग एक नहीं कई सारे ग्रुप बन करके उभरे हैं जी। एक तो केशव प्रसाद मौर्य जी का ग्रुप है,
एक तो आरएसएस का ग्रुप अलग पैटर्न पे काम कर रहा है, अमित शाह जी का ग्रुप अलग पैटर्न पे काम कर रहा है। तो बहुत सारे ग्रुप हैं जो इस समय आपस की अंदरूनी जो कला है अब ये उतर करके सामने आ चुकी है। क्योंकि एक हिटलर है और हिटलर शाही में आप देखते हैं कि एक हिटलर और दूसरे हिटलर की जो चीजें हैं वो ईगो के वो सामने सामने आ रहे हैं। तो और भाजपा जब केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए आता है तो आपको याद होगा हिमांशु जी की भारतीय जनता पार्टी क्या कभी भी नहीं रहा, क्योंकि हमेशा बैकवर्ड लोगों की हमेशा उपेक्षा करते रहे हैं। और चाहे वो कल्याण सिंह जी से लेकर के केशव प्रसाद मौर्य जो कि स्टूल मंत्री के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, हमेशा से इन चीजों को देखा गया। और पूर्व में कला जो रही है वो कुछ टाइम के लिए जरूर शांत कर दी गई, चाहे वो डिनर पार्टी के माध्यम से रही हो, चाहे फिर वो शादी समारोह के माध्यम से रही हो। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी क्या योगी आदित्यनाथ जी ऊपर जाते हैं या केशव प्रसाद मौर्य जी ऊपर जाते हैं, कि दोनों का भविष्य तय करेगा भारतीय जनता पार्टी के आला कमान तय करेंगे। अरे अभिषेक जी, मेरा सवाल थोड़ा इतर है। केशव प्रसाद मौर्य का भविष्य क्या होगा अलग बात, योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा ये अलग बात। आप तो ये बताओ, आपका भविष्य किसके साथ उज्जवल होगा? योगी आदित्यनाथ बने रहे तो आपको अपना भविष्य उज्जवल दिखता है, या केशव प्रसाद मौर्य आ जाए तो आपको ना भविष्य उज्जवल दिखाई देता है? अपनी बताओ ना। देखिए मानसू जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भविष्य तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में हमेशा ही बहुत उज्जवल है और आगे भी उज्जवल रहेगा, क्योंकि एक सितारा होता है ना, ध्रुव तारा जिसे कहते हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ध्रुव तारे की तरीके से वो कभी भी उनकी चमक फीकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता जनार्दन की वो लड़ाई लड़ते, जनता के मुद्दों की बात वो करते हैं और सभी वर्ग को लेकर के साथ में चलना है, जिसका फॉर्मूला पीडीए है। और पीडीए में सभी वर्ग आते हैं, यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे वाजपेयी कैसी दलील दे रहे हो? 2014 तसल्ली से हारे, 2017 तसल्ली से हारे, 2019 शर्मनाक तरीके से हारे, 2023 के अंतर्गत एक जीत मिली है, उसमें भी भाजपा ऐसी साफ नहीं हुई जैसी भाजपा ने पहले आपकी सफाई की हुई थी 2014 और 2019 में। 33 सीटें अभी भी भाजपा जीती हुई है। इसके बाद आपको अपने नेता की चमक ही चमक दिखाई दे रही है, और जिन्होंने आपको तसल्ली से निपटाया इतनी बार, उन्हीं को आपकी चमक दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा अतिशयोक्ति में नहीं जा रहे आप? आपकी बातों को आगे बढ़ा देते हैं। आपको याद होगा हिमांशु जी, जब इंडियन क्रिकेट टीम थी तो धोनी जब नए नए कप्तान बने थे तो उसके बाद कई सारे वो हारे, कई शर्मनाक हारे भी हुई, लेकिन आज धोनी का नाम इतिहास में लिया जाता है। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है ना, वो उनका नाम हमेशा ही ऊपर चमकेगा, कहीं इसमें कोई हमें गुरेज नहीं है। चलिए, धोनी जी के साथ में उपलब्धियां हैं भाई, माननीय अखिलेश जी के साथ में भी उपलब्धियां हैं, हम उनको भी चमकता हुआ देखेंगे। लेकिन अभी तो मुझे संजय तिवारी जी के पास जाना है, और उनके साथ में मैं अपने मूल विषय पर आता हूं। ये उत्तर प्रदेश में भाजपा की उलझन क्या है तिवारी जी? योगी आदित्यनाथ उलझन है, 10 उपचुनाव उलझन है, योगी आदित्यनाथ का देश में बना हुआ जो आभा मंडल है वो उलझन है, या केशव प्रसाद मौर्य की जो मरी हुई महत्वाकांक्षा समय समय पर जाग जाती है वो उलझन है? थोड़ा आप बताओ, उलझन क्या है भाजपा की? कहते तो थे कि हम सुलझाने आए हैं, हमें तो और उलझते दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी रणनीति जब बनाई जाती है तो उस रणनीति के कुछ बिंदु ऐसे हो जाते हैं जहां आदमी बिल्कुल फेल हो जाता है जी। तो यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति में फेल हो, ये पहला वाक्य मेरा होगा जी। दूसरी बात जो इस समय चर्चा में है और जिसकी वजह से हम लोग यहां बहस कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य का यह वाक्य, संगठन बड़ा, संगठन बड़ा, संगठन बड़ा, 3 बार कहना जी, ये सामान्य घटना नहीं है। ये केशव प्रसाद मौर्य तब बोल रहे हैं जब चुनाव के लगभग 2.5-3 महीने बीत चुके हैं जी। प्रदेश की कार्य समिति हो रही है, 3,500 लोग उस हॉल में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। और दूसरा ध्यान आप दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में केशव मौर्य को डिप्टी सीएम नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे प्रिय छोटे भाई। ये संबोधन लिखिए जी। उसमें योगी आदित्यनाथ जी की बॉडी लैंग्वेज और उनका बयान देखिए जो आपने शुरू में दिखाया
कि हम अति विश्वास में मारे गए। जी 80 की 80 सीटें जीतने के दावे किसने किए थे? जी वो स्वाभाविक है कि जिसने 80 की 80 सीटें जीतने के दावे किए थे वो भरोसा भी दिलाया होगा ना राष्ट्रीय नेतृत्व को कि हम 80 की 80 सीटें जीत के ला रहे हैं। और जब जीत के आए और इतनी खराब जीत के आए कि वो पराजय हो गई, और ऐसा जीत जिसको पूरे देश में, खास तौर से हमारे कांग्रेस और इंडी गठबंधन के भाई लोगों ने यह समझा कि भाजपा पूरे देश में हार गई। मतलब आज तक मेरी समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी 240-42 सीटें लेकर आई है, सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़े गठबंधन के रूप में आई है, 292 सीटें हैं, उसके बाद भी ये लोग उनको पराजय 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 की बात करते हैं। मीडिया का अपना असेसमेंट। इस समय जो केंद्र है जहां चर्चा शुरू हो रही है, जिसकी वजह से आपने शायद ये डिबेट किया होगा, केशव प्रसाद मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य को पहले हमको उनका मूल्यांकन थोड़ा सा कर लेना चाहिए कि केशव मौर्य को 2017 वाले चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था और उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें लाकर दी थी, चाहे जैसे आई हो, जिस लहर में आई हो, लेकिन 325 सीटें उन्होंने दी थी। और आपको याद होगा सर कि जब केशव प्रसाद मौर्य को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया तो वो अचानक 2 दिन के लिए एडमिट हो गए थे अस्पताल में। जी युवा थे, उतने हो सकता है उतनी मैच्योरिटी न रही हो, लेकिन आज 4 जून को चुनाव परिणाम आया है लोकसभा का। आज हम लोग 14-15 तारीख को बात कर रहे हैं और इतने दिनों के बीच में मंत्रिपरिषद की किसी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य उपस्थित नहीं रहे। तो केशव प्रसाद मौर्य की कोई रणनीति भी हो सकती है और उनके पीछे किसी का हाथ भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम देने का फार्मूला पूरी तौर पर भाजपा के लिए फेल हो गया, ये प्रमाणित हो चुका है। जी जिन समीकरणों पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने की कोशिश की थी या किया होगा, या जो रणनीति बनी होगी, ब्रजेश पाठक जी की उपलब्धि हमको शून्य नजर आती है और केशव प्रसाद मौर्य की उपलब्धि उनकी उपेक्षा नजर आती है। केशव प्रसाद मौर्य ने जो अपने कार्य समिति में बात की, उन्होंने कहा कि जो दर्द कार्यकर्ता का है वो मेरा है, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। संजय, मैं थोड़ा इसको अलग दृष्टिकोण पे ले जाना चाहता हूं। क्या वाकई आपको लगता है कि केशव मौर्य कार्यकर्ताओं के दर्द की बात कर रहे हैं या एक सुनियोजित तरीके से योगी आदित्यनाथ के आभा मंडल को ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है? आप इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, तो इस सवाल के उत्तर में 2 नाम सहजता से उभर कर आ जाते हैं, एक अमित शाह और दूसरा योगी आदित्यनाथ। आपने दलील दी कि 2017 में केशव मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 325 सीटें आई, केशव प्रसाद मौर्य लेकर आए, पर भाजपा के अतीत पर दृष्टि डालिए। भाजपा में ऐसी कोई परंपरा दिखाई नहीं देती है कि जो प्रदेश अध्यक्ष दिया जाएगा, लगातार है। मैं छत्तीसगढ़ में बैठा हूं, यहां पर अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष थे, वो डिप्टी सीएम के तौर पर मौजूद हैं, और जिनको अध्यक्ष पद से हटाया गया था साल भर पहले, अरुण साहब को लाया गया था, विष्णुदेव साय, वो सम्मानीय मुख्यमंत्री बनकर बैठे लगातार। केशव प्रसाद मौर्य अगर इतने ही लोकप्रिय और इतने ही जनाधार वाले नेता हैं तो 5 साल उप मुख्यमंत्री रहने के बाद अपना विधानसभा चुनाव ना हार गए होते। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, ये भी पार्टी का किसी समीकरण के तहत है। तो मेरा सवाल सीधे आपसे ये है कि भाजपा की वर्तमान रणनीति अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की है, या संजय जी महसूस कर रहे हैं कि इस अवसर का लाभ योगी आदित्यनाथ के राष्ट्रीय आभा मंडल को एक क्षेत्र विशेष तक समेट देने की है? ये मेरा सवाल है। संजय जी, क्या दिख रहा है आपको, पार्टी कहां काम कर रही है? बहुत ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूं और एक राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहा हूं और बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी का भारतीय जनता पार्टी संगठन से जो रिश्ता है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। अब वो समय आ गया जी। योगी आदित्यनाथ जी का भारतीय जनता पार्टी संगठन से कितना गंभीर रिश्ता है, कितनी गहनता से वो काम करते रहे हैं संगठन के लिए, और कार्यकर्ता कितना उनसे जुड़ा रहा है या जुड़ने की कोशिश करता है या वो जोड़ने की कोशिश करते हैं,
इसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। पार्टी को इसका मूल्यांकन अवश्य करना होगा या कर रही होगी। मैं बहुत स्पष्ट इस बात को देख रहा हूं कि पार्टी तो इस नतीजे पर पहुंची है कि आदरणीय दीनदयाल जी ने यह बात कही थी सबसे पहले जी, भारत की राजनीति में दीनदयाल जी ने यह बात कही थी कि संगठन सर्वोपरि, सत्तावाद में। यह दीनदयाल जी का वाक्य है, यह किसी और का वाक्य नहीं है जी। तो दीनदयाल जी के इस वाक्य को अगर आज केशव मौर्य कहने की स्थिति में आ रहे हैं या वो चिल्लाकर इस बात को कह रहे हैं, और उसके बाद से 3 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में एक कयास का दौर है। हालात ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी शायद शाम को या दिन में अभी गवर्नर से मिलने की बात थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो निश्चित तौर पे सत्र को लेकर, बजट को लेकर, इन चीजों को लेकर के बात होगी। लेकिन जहां लगातार अस्थिरता की बात हो रही है चुनाव परिणाम के बाद से, और एक बात सर बहुत हमको खराब लगती है, पता नहीं भाजपा संगठन के लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, या उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या हो सकता है, कि चुनाव परिणाम आया नहीं कि हमने स्पष्टीकरण देना शुरू कर दिया कि ये चुनाव इसलिए हार गए कि टिकट गलत बटे, ये चुनाव इसलिए हार गए कि हमारी नहीं सुनी गई, ये चुनाव इसलिए हार गए कि हम ऐसा कर गए। अरे भाई, अभी चुनाव परिणाम चल रहे थे, अभी 4 भी नहीं बजे थे उस दिन, और उसी दिन से लगातार मीडिया में खबरें आनी शुरू हो गई, और वो खबरें अचानक एक आखिरी टिप्पणी चाहिए आपकी, फिर मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी के पास चलता हूं। केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं संगठन सबसे बड़ा है, आपने बताया दीनदयाल जी ने यह बात कही थी, तो केशव प्रसाद मौर्य क्या बनना चाहते हैं? संगठन का प्रमुख बनना चाहते हैं या सत्ता का प्रमुख बनना चाहते हैं? संजय जी ईमानदारी से इस पर भी रोशनी दे दें। सर, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है वो ये लगता है कि केशव जी संगठन में जगह चाहते हैं, वो सत्ता में नहीं चाहते। तो संजय जी फिर क्या प्रतिप्रश्न पैदा हो गया, भाई 2017 में तो संगठन के प्रमुख थे ही, तो फिर अस्पताल में जाके भर्ती क्यों हो गए थे सत्ता का प्रमुख होने के लिए? इस पर भी रोशनी मिल जाए। अगर वाकई संगठन को इतना महत्वपूर्ण मानते थे तो सत्ता का प्रमुख ना बनने के चलते अस्पताल में क्यों दिखाई दिए थे केशव प्रसाद मौर्य? सर देखिए, वो परिस्थितियां क्या थी उस समय, आदरणीय मनोज सिन्हा जी का नाम भी चल रहा था, मनोज सिन्हा जी पूजा भी कर चुके थे अपने कुल। संजय जी सवाल पर रही है ना, भाई संगठन बड़ा है, सत्ता से बड़ा है, और सत्ता का प्रमुख नहीं बनाया जा रहा है, तो संगठन का प्रमुख अस्पताल में भर्ती हो गया था 2017 में। ये मैंने नहीं कहा, ये स्वयं संजय जी ने मुझे बताया। तो मेरा आपसे जानना यह है कि जो कहा और जो वस्तुता मानते हैं इसमें कोई अंतर तो नहीं है? बड़ी तो सत्ता ही है, पर भाषण में संगठन बड़ा बताना अच्छा लगता है नेता को। भाषण अच्छी चीज है। मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश का सर सबसे बड़ा संकट यह है भारतीय जनता पार्टी का, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी या उनके संगठन के लोग किससे अपनी बात कहें, ये एक बहुत बड़ा संकट, ये एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन मैं इस बात को विस्तार में ले जाना चाहता हूं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मेरे पास में आपसे पूछने के लिए अलग सवाल है। देखो, लोकसभा के अंतर्गत तो भाजपा को धक्का देने वाला जनादेश आ गया, पर अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है। आप कितनी दबाव में हैं, कितना बोझा महसूस कर रही हैं? ये 10 सीटों का उपचुनाव आप योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने की दृष्टि से लड़ेंगे या योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिहाज से लड़ेंगे? ये सवाल है। क्या कहते हैं आप? पार्टी के लिए 2027 में क्या बेहतर रहेगा, योगी आदित्यनाथ का बना रहना या योगी आदित्यनाथ का चला जाना? हिमांशु जी, आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। आपको ये सवाल भाजपा से पूछना चाहिए था कि वो कितने दबाव में हैं। क्या योगी जी का बना रहना उनके लिए सही है कि योगी जी का चले जाना उनके? क्या करूं, मेरी चिंता थोड़ी आपके साथ भी रहती है पूजा जी, सबसे पुरानी राजनीतिक दल की प्रवक्ता है आप, थोड़ा चिंता करनी पड़ती है आपकी। नहीं, हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। हमारे नेता, हमारा संगठन, हर कोई जन मुद्दों को उठा रहा है। वहाँ अखिलेश यादव जी पीडीए की कमान संभाले हुए हैं, तो राहुल जी एक दिन गुजरात में रहते हैं, एक दिन मणिपुर में, वहीं प्रधानमंत्री जी 1000 करोड़ की शादी अटेंड करते हैं। हमारी चिंता मत करिए, चिंता करिए कि इन पर दबाव कितना है, क्योंकि अभी क्या उपचुनाव। अब आपने ऐसी टिप्पणी कर दी, वो 1000 करोड़ की शादी में आपकी पार्टी के भी कई नेता पहुंचे हुए थे, मैंने खुद देखे, कईयों से मुलाकात हुई मेरी, क्या बताऊं आपको। उपचुनाव में, अभी जो उपचुनाव में महीना भर नहीं बीता, लोकसभा के रिजल्ट आए और दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। कितने टर्न कोड्स थे, बद्रीनाथ जैसा एक हाई प्रोफाइल सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे दबाव में, प्रदर्शन के दबाव में योगी जी हैं, और जब वो कह रहे हैं कि हम आत्मविश्वास से जीते हैं,
तो आत्मविश्वास किसका था, योगी के चेहरे का था कि मोदी जी के चेहरे का था, ये भी क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि जो टेंट लगाने वाला, घर घर पर्चा बांटने वाला कार्यकर्ता है, उसने पहले भी उसने मुस्तैदी से काम किया, वो आज भी किया है। पर यहाँ जब संगठन से बड़ा, जब पार्टी से बड़ा एक व्यक्ति हो जाता है, जब ये कहा जाता है एक अकेला सब पर भारी, और ये कहा जाता है कि 400 पार होगा, तो हम मोदी सरकार से एनडीए सरकार का जो सफर था, यह इनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि एक व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हो जा सकता किसी भी पार्टी से, किसी भी संगठन से, किसी भी शासन से। तो मुझे लगता है यही हो रहा है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में तो इनको एक अच्छा जवाब मिल गया है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव के नतीजे हैं, इनको और करारा जवाब मिलेगा। अब उपचुनाव के संदर्भ में वापस आता हूं मैं। अभिषेक वाजपेयी जी, लोकसभा चुनाव तो आप लोग मिलकर लड़ लिए, ये विधानसभा का उपचुनाव मिलजुल कर लड़ पाएंगे क्या? क्योंकि देश के संदर्भ में तो समझौते हो जाते हैं, राज्य के स्तर पर मामले बिगड़ जाते हैं। क्या कहते हैं, उलझन है बड़ी कि नहीं? सबकी हसरतें जोर मार रही। देखिए वासी जी, जब बात उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आती है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ पे अगुवाई कर रहे हैं और पीडीए के माध्यम से अगुवाई कर रहे हैं। हमें कहीं पे भी कोई गुरेज नहीं है, इंडिया गठबंधन साथ में है, उसका एक एक कार्यकर्ता साथ में है। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की लड़ाई। जब बात उपचुनाव की है तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जो हमारी सीटें थी, हम उनके साथ साथ भी हम बाकी भारतीय जनता पार्टी की गढ़ में भी हम बहुत मजबूत हैं। 10 में से हमारा अपना दावा है कि 10 में से 8 सीटें हम जीतेंगे। 2 पे जरूर मंथन है, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। अरे थोड़ा ज्ञान दीजिए ना अभिषेक जी, वो 2 सीटें कौन सी हैं जो आपको मुश्किल लग रही हैं, जिनको लेकर आपका हौसला डिगा हुआ है? मैं अभी किसी भी सीट पे कोई बात नहीं करना चाहूंगा, ना ही मैं किसी चीज का हिंट देना चाहूंगा। मैं सिर्फ इन चीजों अभिषेक जी, आप तो ऐसे बेईमान आदमी नहीं लग रहे थे हमें, जब से आप बात कर रहे, बड़े ईमानदारी से बात कर रहे थे। अभी आपने इतनी ईमानदारी से बोला कि यार तो हम जीतेंगे, 2 सीटों पर हमें दिक्कत है। हमने पूछ लिया 2 सीटें कौन सी हैं, तो आप बताने से गुरेज कर गए। इतना डर किस बात से लग गया आपको? हिमांशु जी, यहाँ पे बात डरने की नहीं होती, बात रणनीति की है। हम क्यों किसी भी चीज की रणनीति के अकॉर्डिंग हम अपने काम करेंगे? हम क्यों किसी सीट की बात करें? हम तो किसी की भी सीट की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसको क्या जाना है क्या नहीं जाना, हम किसी पे भी बात नहीं कर रहे। हम तो अपने कार्यकर्ताओं पे हमें यकीन है और हर कार्यकर्ता जो है बिल्कुल जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त वापस से देगी, हमें ऐसा पूरी उम्मीद है, क्योंकि जनता जनार्दन के मुद्दे सबसे प्रमुख है और प्रमुखता से उनको उठा रहे हैं। तो मैं राघवी जी आपके पास वापस आता हूं। आप अभिषेक जी का अभिनंदन करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? देखो, व्यक्ति अनुभव से सीखता है। आप दावा कर रहे थे लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं और नतीजे क्या हुआ, 33 पे रह गए। अभिषेक जी ने सीख लिया, उन्होंने नहीं कहा हम 10 की 10 जीत रहे हैं, पर फिर भी इतना नहीं कहा कि हम 10 में से 6 जीत रहे हैं, 7 जीत रहे हैं, उन्होंने कहा 8 जीत रहे हैं। तो आपसे पहला सवाल यही है, 10 में से कितनी जीत रहे हैं? आप भी कुछ सीखे कि नहीं सीखे? देखिए, हम लोग जो है लक्ष्य बड़ा लेकर के चलते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ते हैं जी। जिस प्रकार से हम लोगों का लक्ष्य 80 की 80 सीटें जीतने का था, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश से 10 की 10 विधानसभा के उपचुनाव की सीटें जीतने का लक्ष्य है। परिणाम कुछ भी हो, लक्ष्य हमारा बड़ा रहता है, वो प्रयास ये करेंगे हर सीट जीतने का। नहीं, रुके, थोड़ा स्पष्ट कीजिए, आप हमें भ्रमित कर रहे हैं। जब आप लोकसभा चुनाव में बात करते थे तो हमारा लक्ष्य 80 की 80 जीतने का ये नहीं कहते थे, आप ये कहते थे हम 80 सीटें जीत रहे हैं। वो आपके नेताजी तो हमें बताते थे चुनाव के दौरान, चौथे चरण के बाद ही बता रहे थे बहुमत तो हम पा चुके हैं, अब उससे आगे जा रहे हैं। आप ऐसे बात करते थे। तो अभी आप ईमानदारी से ये बताओ, आप 10 की 10 सीटें जीत रहे हो या 10 की 10 सीटें जीतने की कोशिश करोगे? दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। तो राघवी जी जरा स्पष्ट हो जाए, कितनी जीत रहे हो, कितनी जीतने की कोशिश करोगे? देखिए हिमांशु जी, देखिए हमारा कोई ब्रह्म वाक्य तो हो नहीं सकता राजनीति में। जनता वोट करती है, ये तो व्यवहारिक बात है। हमारा प्रयास रहेगा 10 की 10 सीटें जीतने का, और हम लोग निश्चित रूप से 10 सीटें जीतने का प्रयास करेंगे और हमें लग रहा है उसी के आसपास हम जीतेंगे, क्योंकि हम लोग जो है विचारधारा आधारित राजनीतिक दल है। पर आपकी फजीयत तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। जब सब एक साथ दिखाई दे रहे थे तब आप 80 में से 33 जीते, अब तो कपड़े चौराहे पे फट रहे हैं। तो ऐसे में 10 में से कितने जीतने की उम्मीद कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, कहीं कपड़े नहीं फट रहे। अच्छा ये तो बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने अगर ये कह दिया है कि संगठन बड़ा है, तो यह वज्रपात क्या हो गया है? माननीय मोदी जी ने तो कहा था भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, मां से बड़े बच्चे तो नहीं हो जाते हैं।
बच्चा जो होता है वो सरकार होता है, और माँ जो होता है संगठन होता है। संगठन से जो होता है वो सरकार बन सकती है, सरकार से संगठन नहीं बन सकता। अरे थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना, वो आपका पितृ संगठन माना जाता था आरएसएस, उसके संदर्भ में चुनाव के दौरान बयान आ गया माननीय जेपी नड्डा जी का कि कभी रही होगी हमें संघ की जरूरत, अब हम बड़े हो गए, अब हमें संघ की जरूरत नहीं। लोग उसका भी बड़ा हवाला देते हैं। अब आप केशव प्रसाद मौर्य जी के संदर्भ में बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही। संजय जी ने तो और ज्ञान दिया, बताया कि ये दीनदयाल जी ने बोला था, पर योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कुछ नहीं बोले जिसमें केशव जी की बात को बल मिले। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने तो कहा कि भाई इसलिए हार गए, अति आत्मविश्वास में आ गए थे। तो अंतर है ना दोनों बातों में, क्या कहते हैं? उन्होंने पर्टिकुलर हारने के विषय में कहा, वो भी एक भाग था। भाई हम लोग अति आत्मविश्वास में चुनाव हारे हैं, उसमें भी वो एक भूमिका है। अन्य विषय थे, काफी विषय रहे हैं, हमारी चर्चा हुई है, हम लोग की समीक्षाएं हुई हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग विषय हैं जी। बहुत बड़ी बात नहीं कहती है, ये बात आप भी स्वीकार करेंगे। संगठन भाव होती है, सरकार बच्चे होती है, संगठन सरकार से बड़ा होता है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। वो क्या कहेगी सरकार बड़ी होती है, संगठन छोटा होता है। लेकिन अभी शिकायत यह है, रावी जी मुद्दे पर आते हैं, कि ये कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी हो गई है, कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं है। वो पुलिस तलाशी अभियान चला रही तो उसे लेकर ब्रजेश पाठक जी का बयान आपकी निगाह से भी तो गुजरा होगा ना, आप तो सुधी प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के बयान पे दृष्टि देते होंगे। तो सबकी शिकायत यह है कि सरकार कार्यकर्ताओं की मेहनत से आती है, पर राज अधिकारी चला रहे हैं। क्या कहते हैं, उपचुनाव में जीत अधिकारियों के राज में ही हो जाएगा या कार्यकर्ताओं की सुनवाई शुरू होने वाली है, इसलिए 10 की 10 सीटें आपके द्वारा जीती जानी है? अरे हिमांशु जी सीटें हम लोग 10 की 10 सीटें जीतने का प्रयास करेंगे, और निश्चित रूप से हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और दूसरी बात, जैसे आप ये बता रहे हैं कहीं कहीं कार्यकर्ताओं की नहीं सुनवाई हुई है, बात सही है, निश्चित रूप से वो विषय हमारे संज्ञान में भी आया है, अन्य विधायक सांसदों मंत्रीगणों के विषय नजरों में आया हुआ, उसकी चर्चा चल रही है। उन पर जो समस्याएं रहती है उनको दूर कर लिया जाता है समय से। ऐसा नहीं है कार्यकर्ताओं का कहीं अपमान किया गया है, कानपुर में भी हुआ है, लेकिन उसमें हम लोगों ने बाद में जो संबंधित अधिकारी था उसको सस्पेंड कराया। इस प्रकार के बहुत घटनाक्रम होते हैं। निश्चित रूप से बड़ा संगठन है, बड़ा परिवार है, बड़ा प्रदेश है, सरकार के माध्यम से हम लोग जो सेवा करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस वो जातियों का संगठन बना करके चुनाव लड़ती है। अभी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी अंबाई समीकरण के आधार पर राजनीति करती रही है। हिमांशु जी आप इनसे पूछिए, अंबाई समीकरण का फेल हो गया क्या? अब नया सबूत लेकर के आए हैं। बताओ राघव जी, आपने एक विषय पर हाथ रख दिया तो पूछ ही लेता हूं, क्या आप नहीं मानते हैं कि बहन जी को जरूरत से ज्यादा महल के अंदर कर देना भी आपको भारी पड़ गया? महल जी को कुछ ना कुछ जमीन पर भी बने रहना चाहिए, आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं देखिए हिमांशु जी, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर विश्वास करते हैं, और उसी के आधार पर। अरे इसीलिए तो मैंने सवाल किया, बहन जी का कुछ जरूरत से ज्यादा तो साथ नहीं ले लिया? नहीं बहन जी या बहन जी जाने, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो, लोग तो कहते हैं आजकल बहन जी का सब कुछ आप ही लोग जानते हैं। राजनीति करते हैं, अब कांग्रेस कम हो जाए, बहुजन समाज पार्टी कम हो जाए, तब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़े। हम लोग अंत्योदय के विषय को लेकर काम करते हैं हिमांशु जी। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। तमाम योजनाएं हमारी जो हैं, चाहे गरीबों को आवास उपलब्ध कराने की है, मुफ्त शौचालय की है, मुफ्त गैस कनेक्शन की है, मुफ्त बिजली कनेक्शन की है, मुफ्त पानी कनेक्शन की है, 5 लाख तक के बीमा की है, शौचालय की है, राशन वितरण की है, ये सब हम लोग अंत्योदय को लेकर के ध्यान में करते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और देश में हम लोग उसमें काफी सफलता हासिल की हुई है। सरकार आती जाती रहती है, लेकिन निश्चित आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है इस विषय को लेकर के काम करती है। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जो 10 चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसको लक्ष्य को लेकर के हम लोग निकले हुए हैं। और निश्चित रूप से मानिए 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की। तो 10 की 10 सीटें जीतने के संदर्भ में आश्वस्त हैं, कोशिश करेंगे, ये रावी नहीं कर रहे। पर आखिरी टिप्पणी के लिए संजय जी आपके पास में हूं और जानना ये चाहता हूं कि राघवेंद्र जी अपनी बातचीत में मान गए कि कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं कुछ उपेक्षा हुई है, पर हम उसे ठीक कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे निर्णायक ये है कि योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन चलाने के तौर तरीके में क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ता जिस अपेक्षा के साथ अपनी सुनवाई की उम्मीद कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का स्वभाव और तरीका उसे बर्दाश्त कर लेगा?
देखिए सर, इसमें एक बहुत स्पष्ट स्थिति है कि सरकार और संगठन दोनों में बहुत बड़ी एक खाई बन गई जी। प्रदेश की ये सच्चाई, कार्यकर्ता कहीं से सरकार से जुड़ा हुआ नहीं, और कोई कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी कोई बात सरकार में सुनी जा रही हो। एक खास वर्ग की सुनी जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर सामान्य कार्यकर्ता की नहीं सुनी जा रही है, ये सच्चाई। और इसी सच्चाई को लेकर केशव मौर्य जी की बयानबाजियां चल रही हैं या उनको बल मिल रहा है। दूसरी बात, कोई ये बात नहीं कहेगा आपसे, मैं इस बात को जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं बता रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 22 जिलों के जिलाध्यक्षों ने भारतीय जनता पार्टी के अपने ही प्रत्याशियों का विरोध किया था। ये बात तो कहीं ना कहीं पार्टी फोरम में आई होगी, अंदर खाने कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट मिली होगी। दिल्ली से लेकर और लखनऊ तक अगर कोई हलचल हुई है, कोई चहल पहल है, कोई भाग दौड़ है और लोगों के बॉडी लैंग्वेज बदले हुए हैं, तो यूं ही नहीं है सर। एक चीज तो बहुत साफ है, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं और आप जानते होंगे कि जिस राज्य में इतनी उथल पुथल की स्थिति हो, वहां की ब्यूरोक्रेसी किस तरह काम कर रही है, किस तरीके से काम करेगी। तो कुल मिलाकर हमें इस चर्चा में निष्कर्ष निकला, हमारा विषय था उत्तर प्रदेश भाजपा की उलझन क्या है। तो भाजपा की उलझन है सत्ता और संगठन में समन्वय। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने भी प्रभावी हों, पर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग ऐसा महसूस कर रहा है कि उसकी सरकार नहीं है, और जब उसकी सरकार ही नहीं है तो पार्टी के लिए उसे काम करने की जरूरत क्या है। अगर इस खाई को पाटा नहीं जाता है तो ऐसे में उपचुनाव में भी किसी चमत्कारिक परिणाम की क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस खाई को पाटने का काम करेगा या बदलाव के माध्यम से इस विषय को ही खत्म करने की कोशिश करेगा? आने वाला समय इसका उत्तर देगा, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ तो बदलाव होकर रहेगा। हमें उस बदलाव का इंतजार रहेगा। बहरहाल आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। समय इजाजत का तो मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।